नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को दबा दें। तो आज मैं बात करूंगा राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बारे में हाल ही में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने लोकसभा में एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था। यानी जो मुगल की एंट्री भारत में हुई थी, वो राणा सांगा ने, जब जो इब्राहिम लोदी से लड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को रीइंफोर्समेंट करने के लिए अफगानिस्तान या उधर काबुल, जहाँ से भी बाबर थे वहां से आए, उनको उन्होंने बुलवाया था। और वो एक एंट्री पॉइंट था मुगलों का भारत में। तो इसको लेकर करनी सेना काफी नाराज हो गई और रामजीलाल सुमन के जो आगरा में स्थित घर है और जो उनकी कॉलोनी है उसमें भी काफी तोड़फोड़ की और उनसे माफी मांगने की बात की। हालांकि रामजीलाल सुमन ने माफी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमें एक्चुअली में इतिहास के पुराने पन्नों को नहीं उखाड़ना चाहिए और औरंगजेब आदि की बात नहीं करनी चाहिए। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और उनकी कोई किसी जाति विशेष या राजपूतों से किसी से भी कोई बैर नहीं है। उनके क्षेत्र में जहाँ वो राजनीति करते हैं वो कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं और वो सबके बीच में सबको समान व्यवहार करते हैं और सबके प्रिय नेता हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। तो लेकिन फिर वो माफी क्यों नहीं मांग रही है? एक तरह से माफी ही हुई मांगना, लेकिन ये आपको याद है कि अभी अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में एक बयान दिया था और फिर बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। उन्होंने इसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। हालांकि उनको महाराष्ट्र की जो विधानसभा के उसके पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया था इसके चलते। लेकिन उन्होंने जो माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था कि ये मेरे विचार नहीं थे, ये तो मैंने जो इतिहास में पढ़ा है वही कहा है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो इतिहास हमको पढ़ाया गया है उसमें जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो नेहरू जी के सानिध्य में या नेहरू जी के कहने पर जो उन्होंने इतिहास लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि राणा महाराणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था उनकी सहायता करने के लिए, इब्राहिम लोदी को लड़ने के लिए। तो राम जी लाल सुमन भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकते थे कि ये उनके विचार नहीं है, उन्होंने जो इतिहास में पढ़ा है। वास्तव में उन्होंने ये कहना यही चाहा कि उन्होंने ये इतिहास पढ़ा है और उन्होंने कहा कि ये इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उनको इस बात को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा सीधा मतलब है क्योंकि औरंगजेब के बारे में काफी कुछ बातें चल रही हैं, विशेषकर महाराष्ट्र में उनकी जो कब्र है उसको भी खोदने की बात चल रही है। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत तगड़े भाषण में, जिसको बहुत महान भाषण अपने आप को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चांद तो दुनिया दुनिया तो चांद पे पहुंच रही है और अभी हम कब्रें खोद रहे हैं। लेकिन उनको ये शायद मालूम नहीं है कि भारत चांद पे पहुंच चुका है। भारत चांद पे भी पहुंच रहा है और कब्रें भी खोद रहा है। और अगर उनकी भी कब्र में कुछ ऐसा हुआ तो वो खोदी जाएगी, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर उनकी जनरल नॉलेज कम है तो उनको फिर देखना चाहिए कि अंतरिक्ष में भारत का इतिहास और भारत के कारनामे क्या क्या रहे हैं। मंगल तक, शायद चांद तक पहुंचे और मंगलयान भी भारत ने भेजा था। तो अब बात करते हैं करनी सेना की। करनी सेना अ, वैसे तो कभी आती नहीं है फ्रंट में, और उन्होंने क्या काम किया है इसके भी, उसका भी कोई बहुत बड़ा इतिहास ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किए हों, या हो सकता है राजपूत समाज में वो इंटरनली अच्छा काम करते हो। लेकिन वो हमेशा तोड़फोड़ ही करते हैं। इससे पहले पद्मावती जब फिल्म बनी थी, उसका बाद में पद्मावत नाम रख दिया था, तब भी उन्होंने यही तोड़फोड़ की थी। और विशेषकर चंडीगढ़ के तो कई ऐसे घटनाएं आई थी जिनमें उन्होंने स्कूल के बच्चों की बस को रोक के उस पर आक्रमण किया था। तो ऐसा करना उचित नहीं है। और जब उनसे पूछा गया, उनके अध्यक्ष एक कोई दाढ़ी वाले हैं सफेद, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो इसमें ऐसा करना उनके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं था। वो वैसे भी मुंह जबानी ही अटैक कर सकते थे। लेकिन औरंगजेब के अगेंस्ट में राणा सांगा को समाजवादी पार्टी ने पिच इसलिए किया कि इसके पीछे वही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में जैसा आप जानते हैं कि करीब 20% मुस्लिम वोट है, और उसी को लुभाने के लिए, क्योंकि एक तरफ जब औरंगजेब का नाम डाउन हो रहा था और योगी आदित्यनाथ काफी कुछ, विशेषकर संभल में हिंदू मंदिरों को खोद रहे हैं और वहाँ पे जो कल्कि अवतार है उसके आने का स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और
अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी कि उन्होंने एक शायद मेरठ में किसी नई जो पुलिस चौकी थी उसमें जो दरोगा ने जो टीआई थे उसने संभल की एक उन्होंने इफ्तार पार्टी दे दी थी, तो उसको तुरंत उसको निलंबित यानी लाइन हाजिर कर दिया था। तो इन सबको जो जिससे कि हिंदुओं की तरफ से एक तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों को, उसको काटने के लिए उनके पास उनका मुस्लिम एक ध्रुवीकरण का ही एक बहुत बड़ा है, तो वो अपने वोट बैंक को संभालने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस तरह का एक निर्णय लिया। इससे पहले अखिलेश यादव भी औरंगजेब के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तो उसका उनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल मुसलमानों के वोट से मतलब है। और शायद मुस्लिम लोग भी अब ये धीरे धीरे समझने लगे हैं कि उनके वोट के लिए लोग करते हैं, उनके भलाई के लिए कोई बहुत विशेष कुछ किया नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो आज पूरा जो तबका है पढ़ा लिखा होता और अच्छा खासा काम कर रहा होता। और जो अभी छोटे मोटे काम जो कहा जाता है जैसे कि पंचर बनाना वगैरह, जो उनको स्पेशली टिपिकली उनका काम होता है, वैसा नहीं होता। तो मुस्लिम समझ रहे हैं। और ऐसा ही मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु में भी लोग शायद समझ रहे होंगे कि हिंदी को थोपा तो जा ही नहीं सकता, कोई प्रैक्टिकली तरीका ही नहीं है थोपा जा सकता। ये केवल एक पॉलिटिशियंस ने क्रिएट की हुई एक क्या है, एक हवा है कि हिंदी थोपा जाएगा। अगर हिंदी थोप भी दिया गया तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग काम तो तमिल में कर ही रहे हैं ना, या लोकल भाषा में कर ही रहे हैं। तो ये एक हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों के की किसी को चिंता नहीं है, न सपा को न कांग्रेस को, केवल उनके वोट बैंक की वोटों की चिंता है। और वो किसी तरह से भाजपा का डर दिखा के, योगी आदित्यनाथ का डर दिखा के उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगामी जो लोकसभा यूपी में विधानसभा के चुनाव आएंगे उनमें उनको पूरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस से उसकी जमेगी नहीं, और वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर मुस्लिम वोटों के दो हकदार हो जाएंगे। तो उसमें उनको मैक्सिमम वोट लेने हैं और उसके लिए ये करना उनके लिए जरूरी है। और जहां तक रहा करणी सेना का, तो करणी सेना तो मतलब बीच बीच जो ऐसे दो चार मौके आते हैं तभी आती है, बाकी तो उसका कोई कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, कभी सुनाई भी नहीं पड़ता है। हाँ जरूर मैंने यहाँ लोकली देखा है, करणी सेना के कुछ महोत्सव वगैरह होते रहते हैं, तो उनको एक बेसिकली सामाजिक संगठन है। और उनको इस तरह के तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, बयानबाजी से ही वो दबा सकते थे। और ये तो वैसे भी जो मुद्दे होते हैं, करनी सेना जो सागा ने कह दिया उसका समर्थन बहुत लोगों ने नहीं किया। और ये तो एक दो दिन का बरसाती मेंढक था, उसके बाद मर जाता। तो इसके लिए करनी सेना को इतना उद्वेलित होने की जगह और इतना हिंसक प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, इसको जरूर अपने राय को चैटर बॉक्स में दीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।